छात्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम संभाषण कौशल पाठ सुनेंगे। यह पाठ यूजी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के लिए है। पुनः आप सबका स्वागत। हम पाठ सुनने जा रहे हैं। मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है या लिखकर व्यक्त करता है। बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। लिखित की अपेक्षा इसका रूप व्यापक है। अनपढ़ लोग भी वाणी द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जब लिपि का विकास नहीं हुआ था, तब समस्त ज्ञान मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता था। आज भी सभी क्षेत्रों में कार्य की सफलता का प्रमुख साधन वाणी ही है। कुशल वक्ता अपनी मधुर वाणी से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। रहीम का एक दोहा आप सुनिए। कागा काको लेत है, कोयल काको देत, रहीमन मीठे वचनते जग अपने कर लेत। हम कोयल की वाणी को सुनना पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत मीठी होती है, किसी को कुछ देती नहीं। कौवा किसी से कुछ लेता नहीं, फिर भी हम पसंद किसे करते हैं। यही बात वाणी के ऊपर निर्भर है। अतः स्पष्ट है, भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति जीवन में विशेष महत्व रखती है। इसी का चरमतम रूप भाषण है। भाषाई कुशलता के 4 कौशल है: श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। इसमें भाषण की दक्षता प्राप्त कर लेने पर संभाषण कहलाता है। इसमें कुशलता प्राप्त कर लेने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। नंबर 1, शुद्ध उच्चारण। वर्ण, शब्द, वाक्य इन सभी स्तरों पर प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। शुद्ध भाषा। नंबर 2, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वाक्य में उपयुक्त शब्द चयन, अर्थ, संरचना का ध्यान रखना आवश्यक है। व्याकरण सम्मत मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए तथा विषय पर नियंत्रण होना चाहिए। आगे भाषा शैली। भाषा शैली सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रसंग अनुसार मुहावरे और कहावतों का प्रयोग भी भाषा को सशक्त बनाता है। अनुतान और बलाघात। अपनी आवाज़ और सुर में उतार चढ़ाव के माध्यम से भी आप अपनी बात को, जो अपने विचारों को प्रभावशाली बना सकते हैं। और आगे मर्मस्पर्शी भाषा। भाषण के माध्यम से वही श्रोताओं के दिल को जीतते हैं जिनकी वाणी उनके मर्म को स्पर्श करती है। जैसे एक उदाहरण है, युद्ध में हार जाने पर भी सिकंदर पुरु से पूछता है, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? तब पुरु कहते हैं, मेरे साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं। तो इसे सुनकर विजेता सिकंदर पर गहरा असर हुआ और उन्होंने पुरु का जीता हुआ राज्य उन्हें लौटा दिया। संभाषण कला। संभाषण कला के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण उसका व्यवहारिक पक्ष है। भाषा व्यवहार के 6 रूप है। नंबर वक्ता। वक्ता का प्रयोक्ता जैसा होगा उसी के अनुसार भाषा भी होगी। भाषा का बोलने वाला जैसा होगा उसी के अनुसार उसकी भाषा होगी। भाषा का प्रयोग किसी भी माध्यम से हो सकता है, टेलीविज़न, रेडियो, पत्र पत्रिका या सामान्य बोलचाल। नंबर 2, भाषा के व्यवहार में दूसरी बात आती है श्रोता। इसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? श्रोता कैसा है? श्रोता 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष ग्रहीता। प्रत्यक्ष ग्रहीता में श्रोता वक्ता के सामने उपस्थित रहता है। यह 3 प्रकार के हैं। जैसे आमने सामने उपस्थित है श्रोता और वक्ता, दोनों आमने सामने हैं। दूसरा है ग्रुप में, वर्ग में, जैसे संगोष्ठी, सभा या सेमिनार
इसमें एक ही विषय से संबंधित विषय पर विचार विमर्श होता है। तीसरा है जनसमूह। वक्ता जनसमूह को संबोधित करता है। चुनाव, रैली, कथा या प्रवचन में वक्ता के सामने हजारों की संख्या में श्रोता होते हैं। वक्ता जनसमूह को संबोधित करते समय बिना किसी बाधा के बेरोक टोक अपनी बात कहता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष ग्रहीता, जिसमें श्रोता वक्ता के सामने नहीं होता है। इसमें ई चैटिंग, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न आदि। फिर है तीसरा है नंबर है कथन। भाषा के व्यवहार पक्ष में तीसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि क्या कहा जा रहा है, अर्थात बातचीत का विषय क्या है। विषय जैसा होगा वैसा ही भाषा का प्रयोग किया जाएगा। गंभीर विषय है तो भाषा गंभीर होगी, हल्का विषय है तो भाषा हल्की होगी, हल्की शब्दावली का प्रयोग भी होगा, विषय से संबंधित शब्दावली भी बदलेगी। चौथा नंबर है उद्देश्य। भाषा व्यवहार में चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि बात का उद्देश्य क्या है। सामान्य बातचीत गपशप या राजनीति या संस्कृति है या खेल जगत है। यदि आप रेल में सफ़र कर रहे हैं तो अपरिचित व्यक्ति में सामान्य बातचीत होती है। जैसे पहला व्यक्ति, आज बहुत गर्मी है। दूसरा बोलेगा, कल तो इससे ज़्यादा थी। फिर पहला बोलेगा, आप कहाँ तक जाएंगे। दूसरा कहेगा, मैं ग्वालियर में उतर जाऊंगा। ये एक सामान्य बातचीत है। अपरिचित व्यक्ति मिलने से यही बातचीत की शुरुआत होती है। फिर पांचवा नंबर है स्थिति। वक्ता और श्रोता की स्थिति पर भी संभाषण के दौरान की जाने वाली भाषा का प्रयोग निर्भर करता है। इसमें 3 स्थितियां महत्वपूर्ण होती है। एक तो है सामाजिक स्थिति। समाज में अलग अलग स्तरों के अनुसार, उच्च, मध्य और निम्न के अनुसार प्रयोक्ता भी अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। वक्ता इस बात का ध्यान रखेंगे श्रोता ग्रामीण है या शहरी है। नंबर 2 शैक्षिक स्तर। यह आप वक्ता बोलते समय यह ध्यान रखेगा कि जो श्रोता है वह अनपढ़ है, गंवार है या पढ़ा लिखा है। दोनों के लिए वक्ता एक जैसी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। फिर आगे है दूसरी है सांस्कृतिक स्थिति। भाषा सदैव संस्कृति से जुड़ी होती है। हमें संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिए। वक्ता को उस संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हिंदी में गुरुजी सदैव आदरार्थक ही प्रयुक्त होता है। उनके साथ प्रिय गुरुजी या प्रिय अध्यापक का प्रयोग नहीं होता है। और आदरार्थक सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, आ रहा है नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। यह संस्कृति की बात है। बड़ों का सम्मान देने के लिए सर्वनाम क्रिया सूचक शब्द बहुवचन बोधक रखे जाते हैं। जैसे मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर हैं, क्रिया बहुवचन में ही होगी। और आगे जो बात है वो समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। श्रोता और भाषिक कला के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई बात कही जा रही है उस समय कहे जाने वाले और सुनने वाले के पास कितना समय है। ऐसा ना हो कि वक्ता अपनी बात कहे जा रहा है और श्रोता घड़ी देख रहा है कि कब वो अपनी बात समाप्त करे। ऐसा संभाषण सफल नहीं माना जाएगा। वक्ता को चाहिए कि श्रोता की समय से सीमा को ध्यान में रखकर ही अपनी बात कहे, अन्यथा वक्ता के भावों का पूर्ण रूप से संप्रेषण सफल नहीं होगा। ये संप्रेषण सफल नहीं होगा, उसका भाषण बेकार जाएगा। संभाषण के रूप। अब हम संभाषण के रूपों पर चर्चा करेंगे। पहला है
वार्तालाप। दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने हुए संभाषणों को वार्तालाप कहते हैं। दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें कभी वक्ता श्रोता बन जाता है, कभी श्रोता वक्ता बन जाता है। वार्तालाप भी दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वार्तालाप का एक नमूना यहाँ मैं बता रही हूँ। मरीज और डॉक्टर का बातचीत। मरीज डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? डॉक्टर, आइए आइए बैठिए। मरीज, धन्यवाद, बैठते हुए। डॉक्टर, क्या तकलीफ है? मरीज, कमर में बहुत दर्द है, बैठा नहीं जाता, बैठ गया तो उठा नहीं जाता। डॉक्टर, कितने दिनों से है? मरीज, 3 दिन से। डॉक्टर, कमर का एक्सरे करवा कर लाइए। मरीज, दवा तो दे दीजिए। डॉक्टर, अभी नहीं, रिपोर्ट देखकर ही दवा दूंगा। मरीज, ठीक है, अभी रिपोर्ट लेकर आता हूँ। यह एक औपचारिक वार्तालाप है। अब अनौपचारिक का एक नमूना देखिए। यह व्यक्तिगत वार्तालाप है, दो मित्रों के बीच है। श्रीनिवास, अरे वेंकट, तुम सुबह सुबह घूमने निकले? वेंकट कहता है, हाँ, आज ही डॉक्टर के कहने पर। श्रीनिवास, यह तो अच्छी बात है। वेंकट, मुझे तो देरी से उठने की आदत है। श्रीनिवास, उस आदत को छोड़ो, अब से हम दोनों प्रतिदिन एक साथ घूमेंगे। और एक दूसरा वार्तालाप है, अनौपचारिक है, घरेलू वार्तालाप। घर में किस तरह से भाई बहन बात करते हैं। छोटा भाई कहता है अपनी बड़ी बहन से, दीदी मुझे अपना मोबाइल दे दो। दीदी पूछती है, क्यों? छोटा भाई, मैं उसमें गेम्स खेलूंगा। फिर माताजी कहती है, बेटी बिल्कुल नहीं देना, काम ना धाम, गेम्स खेलकर अपना समय बर्बाद करता है। दीदी कहती है, स्कूल से शिकायत आई है कि तू गृह कार्य नहीं करता है। फिर छोटा भाई कहता है, यदि मैं गृह कार्य कर लूं तो क्या तुम मुझे मोबाइल दोगी? दीदी कहती है, हाँ दूंगी। इस तरह से ये घरेलू वार्तालाप होता है। फिर उसके बाद इसके जो रूप है, उसमें दूसरा रूप होता है वाद विवाद। वाद विवाद में पक्ष और विपक्ष के वक्ता तर्कपूर्ण शैली में अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वाद विवाद में एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। पहला वक्ता पक्ष में बोलता है, दूसरा विपक्ष में। यह क्रम चलता रहता है। अंत में निर्णायक मंडल अपना निर्णय देते हैं। विषय इस प्रकार से हो सकते हैं, स्त्री शिक्षा हमारे देश के लिए उपयुक्त है। दूसरा, मोबाइल से लाभ और हानि। तीसरा, मातृभाषा से उच्च शिक्षा संभव है। और भी हो सकते हैं, परंतु मैं आपको 3 ही बता रही हूँ। फिर आगे है साक्षात्कार। संभाषण कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग है साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ है किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से मिलना। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अनेक उम्मीदवारों में से योग्य व्यक्तियों का चयन करने के लिए साक्षात्कार होता है। ये बहुत कॉमन है, आजकल सामान्य हो गया है। और दूसरा है विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात। किसी प्रसिद्ध नेता, खिलाड़ी, कलाकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, वकील आदि के जीवन तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार को मुलाकात या भेंट भी कहते हैं। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को
विशिष्ट उस व्यक्ति के विशिष्ट गुणों, ज्ञान और उसकी उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाना, जन सामान्य से उसका परिचय करवाना। इससे हमें पता चलता है कि सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक सामान्य व्यक्ति भी कड़ी मेहनत और लगन से विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। आज ये साक्षात्कार इतने मशहूर हो गए हैं कि इसने एक विधा का रूप ले लिया है। पहले यह विधा नहीं थी और आज करीब 20 वर्षों से यह विधा के रूप में, हिंदी साहित्य के विधा के रूप में जानी जाती है। फिर आगे उद्घोषणा। संभाषण कला का चौथा रूप उद्घोषणा है। उद्घोषणा का अर्थ है किसी विशेष जानकारी या सूचना को सार्वजनिक घोषणा करना। इसे अंग्रेजी में अनाउंसमेंट भी कहते हैं। यह भी एक भाषण कौशल है, एक कौशल जिसे वाणी के उतार चढ़ाव के द्वारा बोला जाता है। उद्घोषणा प्राय रेडियो, टेलीविज़न जैसे संचार माध्यमों या रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या हवाई अड्डे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर की जाती है। रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार की उद्घोषणा की जाती है। कृपया ध्यान दीजिए, हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली 12733 12733 तेलंगाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थोड़ी ही देर में आएगी। दूसरा देखिए, कृपया ध्यान दीजिए, हैदराबाद से सोलापुर जाने वाली गाड़ी नंबर 12702 हुसैन सागर एक्सप्रेस 2 घंटे विलंब से चल रही है। अब हवाई अड्डे पर उद्घोषणा। कृपया एयर एशिया 1S 587 से कोलकाता जाने वाले यात्री गेट नंबर 18 की ओर बढ़ें। बोर्डिंग शुरू हो गया है। इसी का ही दूसरा उदाहरण सुनिए। रमेश जोशी बोर्डिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं। वे जहां कहीं भी हो, गेट नंबर 18 पर जल्दी से पहुंचे। रमेश जोशी। हवाई जहाज के अंदर का अनाउंसमेंट। मैं संतोष कुमार पायलट और सह पायलट सुरेश शर्मा सभी यात्रियों का स्वागत करता हूँ। हमारा एयर इंडिया का विमान नंबर A1735 अभी कुछ ही देर में दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार है। नंबर 3, कभी कभी टेलीविज़न या रेडियो पर मौसम की सूचना भी दी जाती है। जैसे आज से 3 दिन तक मौसम कुछ खराब हो सकता है। कल कहीं कहीं तेज और भारी वर्षा होने के आसार है। मौसम विभाग की जनता से अपील है कि जहां तक हो सके लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि तूफानी हवाओं का अंदेशा है। इसी तरह कभी कभी भीषण गर्मी में भी अनाउंसमेंट होते हैं और कभी कभी भीषण सर्दी का भी, कोरोना काल में भी काफ़ी अनाउंसमेंट दिए जाते थे रेडियो में और टेलीविज़न में। फिर इससे आगे हम चलते हैं तो संभाषण कौशल का एक रूप है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वह है आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल भी भाषण कौशल है। जब किसी विशेष आयोजन या कार्यक्रम का विवरण वहां बैठे कोई व्यक्ति अपनी आंखों से देखकर कहीं दूर बैठे श्रोताओं, दर्शकों को रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से सुनाता है, तब उसे आंखों देखा हाल कहते हैं। सामान्यतः हमारे देश में खेलों का, राष्ट्रीय त्योहारों का आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। इसके अलावा कुंभ मेला, रथ यात्रा और गणेश विसर्जन, तिरुपति का ब्रह्म महोत्सव और मुहर्रम के आंखों देखा हाल भी हम सुनते हैं। इससे वक्ता
अपनी भाषा और शैली द्वारा रोचक ढंग से दृश्य का वर्णन कर श्रोताओं या दर्शकों का मन जीत लेते हैं। गणतंत्र दिवस का आंखों देखा हाल। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। हर स्कूल, कॉलेज, कार्यालय में कार्यक्रम होते हैं। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकलती है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां होती है। भारतीय सैन्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। भारत में हर कोने कोने में एक नई उमंग देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व 26 जनवरी 1923 को भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस दिन मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी इस वर्ष मुख्य अतिथि थे। भारत में क्रिकेट कमेंट्री काफ़ी सुनी जाती है। लोग उसको सुनने के लिए दीवाने होते हैं। अब देखिए, संचालन, जिसे अंग्रेजी में एंकरिंग भी कहते हैं। किसी सभा या समारोह के कार्यक्रम को सुनिश्चित रूप से चलाना संचालन कहलाता है। संचालन 2 प्रकार के होते हैं। एक किसी कार्यक्रम, समारोह, संगोष्ठी या सम्मेलन का मंचीय संचालन, या दूसरा रेडियो या टेलीविज़न पर प्रसारित किए जाने वाले किसी कार्यक्रम का संचालन। यहाँ गोवा के हिंदी अध्यापकों के लिए आयोजित 10 दिन के नवीकरण कार्यक्रम के समापन समारोह का संचालन की एक झलक देखिए। मंचीय संचालन। संचालक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य तथा विषय को प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत करना, उपस्थित विद्वानों की प्रशंसा करना तथा उनका परिचय देना। तीसरा, कार्यक्रम की पूरी जानकारी रखना, कब और कौन बोलेगा, स्वागत कौन करेगा, धन्यवाद कौन देगा आदि। उपस्थित प्रतिभागी या श्रोताओं की प्रतिक्रिया सुनना, या संचालक को ज़्यादा नहीं बोलना है, वक्ता नहीं बनना है। फिर आगे है संवाद। 2 व्यक्ति या पात्रों में किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद नाटक या अभिनय का प्रमुख तत्व माना जाता है। किसी उपन्यास, कथा, धारावाहिक या फिल्म के संवादों का पात्रानुकूल उद्गार श्रोता या दर्शक के मन को छू लेते हैं तो वे लोकप्रिय बन जाते हैं तथा उसके माध्यम से दिया जाने वाला संदेश लोगों तक पहुंचता है। अपने शक्तिशाली संवादों के कारण कई लेखक, कई धारावाहिक एवं कई फिल्में और उसके पात्र अमर हो गए हैं। जैसे आनंद सिनेमा का है ना, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे कोई नहीं बदल सकता। चुनाव या रैली पर नेताओं के भाषण, कवि सम्मेलन इत्यादि संभाषण कला के, संभाषण कौशल के अंतर्गत आते हैं। नमस्कार।